नमस्कार दोस्तों, सिविल पांडा के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी जैसे कि विदित है कि आप सभी लोगों ने एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 की परीक्षाएं दी होंगी और हम आशा करते हैं कि जितने भी प्रतिभागी रहे हैं उन्होंने इस पेपर की कठिनाइयों को पार करते हुए इतने नंबर तो लाए होंगे जिससे वो संभावित कट ऑफ के आसपास रहे। और जो भी विद्यार्थी संभावित कट ऑफ के आसपास है वो अब बिना विलंब किए हुए मेंस के अध्ययन में लग जाएं, क्योंकि मुख्य परीक्षा का जो सक्सेस मंत्र होता है वो यहीं से चालू होता है कि आपका हर मिनट कीमती। यदि आपने 1 मिनट भी बर्बाद किया तो आप ये समझ लीजिए मुख्य परीक्षा से आप उतने कोसों दूर होते जा रहे हैं। ठीक, तो इसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते, जैसे कि आप लोग भी कुछ पेपर्स का अध्ययन कर भी चुके होंगे या प्रारंभ कर चुके होंगे या कुछ की नोट्स आपके पास होंगी, तो उसी कड़ी को और शार्पनेस देने के लिए आज हम लोग अध्ययन करेंगे किसके बारे में, मुख्य परीक्षा के 5वें पेपर के बारे में। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पेपर अध्ययन करने से पहले हम थोड़ा सा आप लोगों को बता दें, जैसा कि ये पेपर रहा है तो जनरल कैटेगरी में यदि कोई भी 74 के अप्रॉक्स रहता है या 73 भी रहता है तो तैयारी प्रॉपर तरीके से मुख्य परीक्षा की प्रारंभ कर दे। इस पेपर का आप लोगों ने मूल्यांकन देखा होगा, तो इस पेपर में दोस्तों लगभग 10 से 15 प्रश्न ऐसे थे जो मुख्य परीक्षा के थे। लगभग मेंस के सिलेबस से ही 10 से 15 प्रश्न पूछे गए थे। और समस्या यह होती है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि हम प्री की तैयारी करें, परंतु वास्तव में प्रीलिम्स अर्थात प्रारंभिक परीक्षा की कोई भी तैयारी नहीं होती। जो भी तैयारी होती है, जो भी स्टडी होती है, वह मुख्य परीक्षा की होती है। तो चलिए एक मोटिवेशन स्पीच के माध्यम से हम लोग आज की क्लास का डिस्कशन चालू करते हैं। आप लोगों ने हमेशा सुना होगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना बैठ, थक कर ना बैठ, सफर के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। और इसी के साथ, इस मजे के साथ आज हम लोग चालू करते हैं अपने सिलेबस का अध्ययन। ठीक, और सिलेबस के अध्ययन के साथ ही आपको ये पता होना चाहिए कि आप जैसे इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं, प्रतिभागी हैं, तो हिंदी हमें क्यों पढ़ाया जाता है एमपीपीएससी, जबकि यूपीएससी तो ऑप्शनल देता है कि आप बस क्वालिफाइड कर लीजिए मुख्य परीक्षा में या तो ऑप्शनल साहित्य पूरा अध्ययन करिए। परंतु जो मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग है वो आपको हिंदी का विस्तृत अध्ययन क्यों करवाता है, हिंदी में ही निबंध का पेपर क्यों करवाता है? तो आपको इसके थोड़ा जड़ पे जाना होगा, मूल पर जाना होगा, यहाँ की संस्कृति पर जाना होगा। तो जब आप देखते हैं तो आप गौर करते होंगे कि आपके पिताजी, पिताजी के पिताजी, उनके पिताजी अर्थात आपके दादाजी, परदादाजी, वो सभी किसमें बात करते हैं? वो सभी बात करते हैं हिंदी। किसमें करते हैं? हिंदी में बात करते हैं। जब आप एक प्रशासनिक अधिकारी बन जाएंगे तो आपको कार्य कहाँ भी करना है, किस कल्चर में कार्य करना है, आपका वर्किंग कल्चर कैसा होगा, जो वर्किंग कल्चर और जो आपके आसपास का एटमॉस्फेयर होगा दोस्तों वो कैसा होगा, वह हिंदी से परिपूर्ण होगा। इसलिए मुख्य परीक्षा में हिंदी को मुख्य रूप से शामिल किया जाता है। इसके अतिरिक्त आप लोग जानते हैं हमारे संविधान में भी कहा गया है, आप लोगों ने संविधान का प्रीलिम्स में भी अध्ययन किया होगा कि हम मातृभाषा के पढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं और प्रयास करते रहेंगे। ठीक, और मध्य प्रदेश जो है पार्ट ए का भाग है, खंड ए का क्षेत्र है और यहाँ की मुख्य भाषा हिंदी। अब यदि दोस्तों किसी भी राज्य की मुख्य भाषा हिंदी है तो वहां हम अंग्रेजी को प्रायोरिटी नहीं दे सकते पूरी तरीके से, इसलिए मुख्य परीक्षा के अंतर्गत हिंदी को शामिल किया गया। दूसरा तरीका, आप हिंदी के बारे में यदि परिचित होंगे, यदि आपने प्रेम किया होगा, मोहब्बत की होगी, इश्क की होगी, तो आप हिंदी से बड़े अच्छे से परिचित होंगे। क्योंकि कहा जाता है दोस्तों, उर्दू प्रेम की, उर्दू प्रेम की, हिंदी सम्मान की और अंग्रेजी व्यापार की। तो चूंकि आप अधिकारी बन जाएंगे, आपकी घुसपैठ अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पर घुसपैठ सबको नकारात्मक मत लीजिएगा, आपकी पकड़ अच्छी होनी चाहिए लोगों के बीच, तब तो आप सम्मान के पात्र बनेंगे। उसके लिए आपको हिंदी का विस्तृत अध्ययन करना आवश्यक है। इसीलिए हमारे सिलेबस में, जैसे आप देखिए सिलेबस पे आते हैं, सबसे पहले लिखा है
इस प्रश्न पत्र का स्तर स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण छात्रों के समकक्ष होगा। इसका उद्देश्य उम्मीदवार की पढ़ने समझने भाषाई दक्षता, लेखन की योग्यता एवं हिंदी में स्पष्ट तथा सही विचार व्यक्त करने की क्षमता का मूल्यांकन करना है। कैसे दोस्तों, एक अधिकारी बनने के पश्चात आपका अधिकांश समय किस पर बीतता है? ये साइन करने बस का कार्य नहीं होता। आप अधिकारी बन गए, आपको मीडिया के सामने मुखातिब होना होगा, मीडिया से चर्चाएं करनी होंगी, लोगों से वाद संवाद करना होगा। आप लोगों ने बहुत सारी चीजें सुनी होगी, जन सुनवाई नाम की कोई चीज होती है। तो जन सुनवाई किस पर निर्भर है? जन सुनवाई निर्भर है कि आप अपने विचारों को कैसे व्यक्त करते हैं, कितनी आसानी से व्यक्त कर पाते हैं, कितनी सरलता से व्यक्त कर पाते हैं। तो इसलिए क्या हमें हिंदी पढ़ाई जा रही है। फिर क्या लिखा? पढ़ने समझने भाषाई दक्षता और लेखन की योग्यता। अब देखिए, तो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं। आप लोगों ने दो चीजें बहुत अच्छे से सुनी होगी, शासन और प्रशासन। तो शासन जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाती है, उनकी सफलता किस पर निर्भर करती है? उनकी सफलता निर्भर करती है प्रशासन पर, अर्थात प्रशासनिक अधिकारियों पर। तो जब आपके पास लोगों को समझने की, उनको अपनी भाषा को व्यक्त करने की क्षमता होगी, तब तो आप प्रशासन की योजनाओं को सफल बना पाएंगे। इसलिए इस लेवल का अध्ययन किया गया। किसी के दिमाग में आ सकता है कि अधिकांशतः चीजें तो 10वीं या 12वीं लेवल की होती हैं, फिर हिंदी क्यों ग्रेजुएशन लेवल का, क्यों ग्रेजुएशन लेवल में पूछते? तो इसका कारण ये दोस्तों, जैसे आप लोगों ने बीए किया या कुछ भी किया, बीएससी किया, तो फाउंडेशन में आपके क्या लगती है? फाउंडेशन हिंदी लगती है। फाउंडेशन जब हिंदी लगती है तो आपको उसमें पत्र लेखन सिखाया जाता है, ठीक, थोड़ी बहुत संधि सिखाई जाती है। और चूंकि क्या होता है दोस्तों, 10वीं 11वीं में हम हिंदी को मजाक के रूप में, ठीक, इसलिए यहाँ स्नातक जोड़ा गया है कि आप स्नातक तक का अध्ययन करेंगे तो आपके पास शब्दों का भंडार अच्छा हो जाएगा, अच्छे से शब्द हो जाएंगे। और जब स्नातक में जाते हैं दोस्तों, तब हम एक बहुत अच्छी वोकैबुलरी पढ़ते हैं, जिसे हम यहाँ पर क्या नाम देते हैं दोस्तों? यहाँ पर नाम देते हैं पारिभाषिक शब्दावलियां। क्योंकि जैसे देखिए, ट्रेन, ट्रेन को हिंदी में यदि बोलेंगे तो बोलते हैं लौह पथ गामिनी। क्या बोलते हैं? लौह पथ गामिनी। परंतु उसके लिए पारिभाषिक शब्द हम क्या प्रयोग कर रहे हैं? ट्रेन। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, आईएएस, आईएएस का मतलब क्या होता है? इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। अब हिंदी में बोलते तो कितना कठिन हो जाता है, भारतीय प्रशासनिक सेवा। तो कुछ चीजें होती हैं वो फिक्स्ड हो जाती हैं कि इसके लिए ही प्रयोग की जाएंगी। तो इस कारण से हम स्नातक लेवल तक का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं, चलिए दोस्तों, अब आगे हम लोग आते हैं सिलेबस में आगे अध्ययन करते हुए। सबसे पहले आप सिलेबस का पैटर्न देख लीजिए कि कैसे रहता है प्रश्न, कैसे प्रश्न पत्र नहीं रहता है। जैसे बाकी पेपर्स में आप देखते हैं कि 3-3 नंबर के कितने प्रश्न रहते हैं? 15, 15 दूना 30 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार इसमें आपके 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों, 25। 3 नंबर के कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? 25 प्रश्न पूछे जाएंगे, जैसे कि लिखा गया। अब इसमें एक बात और लिखी है कि लघुत्तरीय प्रश्न निर्धारित संपूर्ण पाठ्यक्रम के अंतर्गत ही पूछे जाएंगे। ये मीन्स जो मुख्य परीक्षा है इसका ब्रह्मास्त्र है। ये क्या है? जो सिलेबस होता है दोस्तों, मुख्य परीक्षा क्वालिफाइड करने का ब्रह्मास्त्र होता है। तो आप इसकी गहराई पे जाइए, क्या लिखा है? जो भी प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे, जो सिलेबस दिया है इसी के अंतर्गत पूछे जाएंगे। मतलब यहां से आपके कौन कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, सिंपली हम थोड़ा सा देख लेते हैं। आपके पूछे जा सकते हैं, जैसे अपना टॉपिक दिया है क्या? अनुवाद, अलंकार। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाएगा अलंकार क्या होते हैं, अलंकार की परिभाषा क्या होती, फलानी परिभाषा किसने दी, ढिकानी परिभाषा किसने दी। विभिन्न प्रकार के जो परिभाषाएं हैं उनका पूछा जा सकता है, ये पहला क्वेश्चन। दूसरे प्रकार से ये जो अंतर दिए ना, शब्दालंकार, अर्थालंकार, तो पूछा जा सकता है शब्दालंकार क्या है, अर्थालंकार क्या है। ठीक, ये तीनों भी आपके प्रश्न बन सकते हैं। इन्हीं 3 शब्दालंकारों के नाम लिखिए, इन्हीं 3 अर्था अलंकारों के नाम लिखिए, आपसे ये भी पूछा जा सकता है।
इसके उपरांत आप जैसे ये लिखा अनुवाद, वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। तो अब ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए बराबर का टफ होता है। ठीक, अब यहाँ पर पूछ लिया गया हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद कीजिए और अंग्रेजी से हिंदी। जैसे मान लीजिए हमने एक वाक्य बोला, मेरी बीवी सुंदर है ना, तो अब इसका बोल दिया जाएगा क्या, इसमें कीजिए अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, और जैसे अंग्रेजी से हिंदी कैसे पूछ लिया जाएगा, टुडे इज वेडनेसडे, तो आज इसका क्या हो जाएगा हिंदी अनुवाद, वो करना है कि टुडे इज वेडनेसडे मतलब आज बुधवार है। तो इस तरीके के प्रश्न नॉर्मल से आते हैं, एक एक लाइन का अनुवाद आता है। जैसे कि पहले पैराग्राफ आता था, वो प्रथा समाप्त हो चुकी है, 1 to 1 अनुवाद पूछा जाता है। यहाँ पर 3 नंबर का कैसे प्रश्न बनेगा, 3 नंबर का बन जाएगा कि अनुवाद क्या होता है। क्या पूछ लिया जाएगा, अनुवाद क्या होता है, और इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रांसलेशन। क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। तो आप सिंपल सी परिभाषा बना लेंगे कि एक भाषा को दूसरे भाषा में बदलना ही क्या है, अनुवाद है। तो अब यहाँ पर आता है कि ये दो भाषाएं कौन सी है, तो यहाँ से प्रश्न अराइज होता है जो हिडन प्रश्न है कि स्रोत भाषा क्या है और लक्ष्य भाषा क्या है, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सोर्स लैंग्वेज एंड टारगेट लैंग्वेज। क्लियर, यहाँ पर दोनों चीजें आपको गौर करनी पड़ेंगी कि सोर्स लैंग्वेज में 3 नंबर में पूछा, अब बहुत बार पूछा भी है दोस्तों कि स्रोत भाषा क्या है, लक्ष्य भाषा क्या है, स्रोत और लक्ष्य भाषा में क्या अंतर है, ऐसे करके इस टॉपिक के आपके प्रश्न बनेंगे। ठीक, इसके बाद पूछे और क्या प्रश्न बनेगा जो हिडन है, तो अनुवाद जब दिया दोस्तों तो इसको कोई ट्रांसलेटर भी होगा कि नहीं होगा जो अनुवाद करेगा। अब जो अनुवाद करेगा तो उसकी विशेषताएं पूछ लिया जाता है, कैसे कि एक अच्छे अनुवादक की 3 विशेषताएं लिखिए। क्या पूछ लिया जाएगा, 3 विशेषताएं लिखिए एक अच्छे अनुवादक की। तो आपको इसका हिडन प्रश्न है जो 3 नंबर में इधर पूछा जाएगा। ठीक, इसके बाद पूछ लिया जाएगा कि मान लीजिए और घुमा के पूछा गया प्रश्न कि किसी भी अनुवादक को अपॉइंट करने से पहले आप कौन कौन सी बातों का ध्यान रखें। अब जब अनुवादक की बात करते तो आपको एक मूवी बहुत अच्छी ध्यान आती होगी, थोड़ा सा गौर करिए, जिसमें शायद अक्षय कुमार रहता है और एक फॉरेनर आती है और वो एक अनुवादक को अपॉइंट करते, कौन सी मूवी है, गेस कर पा रहे हैं, शायद सिंह इज ब्लिंग। अब सिंह इज ब्लिंग मूवी को यदि आप याद ध्यान कर लेते हैं, थोड़ा सा उसके फ्लैशबैक में जाते हैं, तो आपको अनुवादक की पूरी हिस्ट्री पता चल जाएगी कि सामने वाला क्या कह रहा है और वो उसे किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि अनुवादक को अपॉइंट करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक, तो आपके हिडन प्रश्न हो गए कौन कौन सा, अनुवादक क्या होता है, अनुवादक की 3 विशेषताएं, या एक अच्छे अनुवादक की 3 या 4 विशेषताएं लिखी, और जो कि ये प्रश्न 2015 मुख्य परीक्षा में पूछा भी जा चुका है। ठीक, इसके बाद आप आते हैं इस टॉपिक से, संधि समास विराम चिन्ह। अब देखिए संधि से आपके कैसे प्रश्न आते हैं, समास से पहले तो आप याद रखिएगा संधि और समास के 5 प्रश्न आते हैं, इसमें 3 नंबर वालों के प्रश्न 5 प्रश्न आते हैं। तो पीएससी का विगत 2-3 वर्षों से इतिहास रहा है कि उन्होंने सिंपल सी परिभाषाएं पूछ, संधि क्या होती है, दीर्घ संधि क्या होती है, संधि के जो प्रकार है वो पूछ लिए गए, परिभाषाएं पूछ ली जाती है। इसके पश्चात कभी कभार ये भी होता है कि 2 उदाहरण दे दिए जाते हैं, 2 या 3, और पूछ लिया जाता है इन जैसे मान लीजिए रमेश, महेश और एक दे दिया रामाधर, रामाधर है ना। अब पूछ लिया जाएगा इन 3 शब्दों में कौन कौन सी संधि, ये भी 3 नंबर का हो गया। ठीक, इस प्रकार से यहाँ से प्रश्न। इसी प्रकार समास में आप आ जाते हैं, समास में क्या पूछा जाता है, समास की परिभाषा। जैसे कि पीएससी का अभी का जो चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है, वो परिभाषा के साथ साथ जो शब्द विशेष प्रयोग हो रहे हैं उनका अर्थ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्तों, अर्थ पूछ रहा है। जैसे पूछ लिया जाए कि संधि का अर्थ क्या होता है, तो आप संधि का अर्थ बड़ी आसानी से बता सकते हैं, क्योंकि हमेशा आप ट्रीटी सुनते रहते हैं कि भारत और पाकिस्तान की हुई और सिंधु समझौता हुआ, भारत ऑस्ट्रेलिया किसी न किसी के मध्य ट्रीटी हो रही। यहाँ से आप समझ सकते हैं संधि का मतलब क्या होता है, 2 लोग आपस में मिल रहे हैं। ठीक, तो उससे क्या हो गया, इसका अर्थ मेल या जोड़, ऐसे पूछ लिया गया। समास का अर्थ क्या होता है, ये सीधे पूछ लिया जाएगा। फिर इसके बाद समास के प्रश्न यहाँ पर कौन से बनेंगे, यहाँ पर आपके बनेंगे
समास कितने प्रकार की होती, उनके नाम लिखिए। अब जैसे आपको थोड़ा बहुत याद होगा तो आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि समास में तत्पुरुष नाम की कोई चीज है, द्विगु नाम की है, द्वंद्व, ऐसे कुछ कुछ ऐसी होंगी, थोड़ा थोड़ा क्लिक कर रहा होगा। तो अभी जब पीएससी में एक बार पूछा गया था 2017 मुख्य परीक्षा में, कारक के आधार पर तत्पुरुष समास के कितने प्रकार होते हैं उनके नाम लिखिए, तो आपको मेंशन करना रहेगा। तो यहाँ से आपके संधि और समास के इस तरीके के प्रश्न बनेंगे। इसी प्रकार आप विराम चिन्ह देखिए, विराम का जो महत्व है वो किताबों के साथ साथ हमारे व्यक्तिगत जीवन में बहुत ज्यादा, क्योंकि आप रनिंग भी कर रहे हैं तो दौड़ते वक्त थोड़ा सा रुकेंगे नहीं तो आप दुगनी ऊर्जा से नहीं दौड़ पाएंगे। ठीक, अब ये तो हो गया सामान्य। अब हमें किसी से बातचीत करना है, वार्तालाप करना है। अब यहाँ पर यदि विराम चिन्ह में थोड़ी सी गलती हुई तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। देखिए कैसे, अतिथि तुम कब जाओगे, मूवी देखी होगी। जब अतिथि तुम कब जाओ जैसी समस्याएं हमारे घर में हैं और हम क्या चाहते हैं कि हमारा अतिथि चला जाए, तो हम क्या बोलेंगे, रोको मत जाने दो। सिंपल सा एक वाक्य, रोको मत जाने दो। हमने सांस नहीं ली, एक ही लाइन में बोल दिया पूरा का पूरा, रोको मत जाने दो। तो जो हमारी बात को समझने वाला होगा वो क्या समझे, उसे समझ ही नहीं आए, वो इसको दोनों अर्थ निकाल सकता है। कैसे देखिए, मान लीजिए उसने क्या, रोको मत जाने दो। क्या बोला उसने, रोको मत जाने दो, तो उसने क्या समझ लिया कि रोको, जाने नहीं देना है। फिर मान लीजिए अब उसने पॉज लगा लिया कहां पर, मत पर, रोको मत जाने दो। तो देखिए अर्थ का अनर्थ होगा कि नहीं होगा, हम रोकना नहीं चाह रहे थे, तो कहां पर लगाना है कहां पर नहीं लगाना है, इस बात का अध्ययन हम विराम चिन्ह के अंतर्गत करते हैं। क्योंकि विराम का मतलब ही होता है ठहराव या रुकावट। ठीक, तो यहां से दोस्तों प्रश्न बनते, विराम चिन्ह क्या होते हैं, पहला प्रश्न। दूसरा, किन्हीं 3 विराम चिन्हों के नाम एवं संकेत लिख। तो आप इंग्लिश मीडियम से तो आपको पता होगा कि उसमें होता है सिंगल इन्वर्टेड कामा, ऐसे कुछ होता है, फिर ऐसे कुछ होता है डबल इन्वर्टेड कामा, फिर कभी देखा होगा ऐसे भी छोड़ते हैं आप, ठीक है ना, कभी आपने देखा होगा क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, ये सब क्या है, सभी विराम चिन्ह। और जो विराम चिन्ह होते हैं दोस्तों, विराम चिन्ह का जब हम प्रयोग करते हैं ना तो वाक्य में सजीवता आती है। आपने देखा होगा कि कभी कभी आप कोई नॉवल पढ़ रहे होते, पढ़ते पढ़ते आप उसमें इतना डूब जाते हैं कि उसके जो कैरेक्टर्स होते हैं, जो पात्र होते हैं, आप खुद को महसूस करने लगते हैं। मूवी देखते देखते आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हो, क्यों होता है, क्योंकि उसमें हम सजीवता लेकर आते। क्या लेकर आते हैं, सजीवता लाते हैं। तो ये जो विराम चिन्ह है ये क्या करते हैं, ये वाक्य में सजीवता लाते हैं। ठीक है, चलिए अब ये टॉपिक होगा आपका। इसके बाद जो आएगा लिखा है प्रारंभिक व्याकरण एवं शब्दावली। अब जो मेन हिंदी है दोस्तों, जो पेपर का नाम है वो यहीं से प्रारंभ होता है। तो आप गौर करिए, आयोग ने जो अपने मेन पेपर की बात है उसको बिल्कुल मध्य में रखा, हिडन करके रखा है। कहाँ हिडन किया, ये देखिए, क्योंकि इस पेपर का नाम ही है हिंदी व्याकरण। क्या नाम है, हिंदी व्याकरण। तो अब यहाँ पर गौर करिए, जो हम लोग सोचते हैं ना कि कुछ भी लिख देंगे, आप इंग्लिश में लिख रहे हैं, हिंदी में लिख रहे हैं, कुछ भी लिख देंगे, ये घुमा दिया, ये चल गया, ये चल जाएगा, कर्सिव राइटिंग लिख देंगे। हिंदी में भी सोच लेते हैं कि ये लिख दो, कुछ भी चल जाएगा। ये गलत कर दिया हमने, ऐसे लिख के ऐसे लिख के। याद रखिए, जब भी व्याकरण की बात होती, किसकी बात होती है दोस्तों, व्याकरण की जब भी बात होती है, जब भी चर्चा होती है, तो वहां पर शुद्धता चाहिए। क्या चाहिए, शुद्धता चाहिए। इंग्लिश में आप लोगों ने पढ़ा हुआ ग्रामर, तो ग्रामर का हिंदी रूपांतरण तो क्या है, व्याकरण। और ग्रामर का अध्ययन ही क्यों किया जाता है, कोई भी भाषा हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, उर्दू हो, फारसी हो, डच, डेनिश, कोई भी भाषाओं का आप अध्ययन करते हैं तो उसके व्याकरण का अध्ययन करते हैं। व्याकरण का अध्ययन क्यों करते हैं, व्याकरण का अध्ययन इसलिए किया जाता है जिससे जिस भी भाषा का हम प्रयोग कर रहे हैं, जिस भाषा के व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं, उसमें शुद्धता आ सके, परिमार्जित रूप ग्रहण कर सके, स्टैंडर्ड आ सके और त्रुटि विहीन हो सके। क्या हो सके, त्रुटि विहीन अर्थात गलतियों से मुक्त हो सके।
जब तक आप गलती विहीन भाषा का प्रयोग नहीं कर पाएंगे तब तक आप सम्मान भी नहीं पाएंगे, क्योंकि आप क्या बनेंगे, उपहास का पात्र बन जाएंगे। जैसे देखिए एक सिंपल सा बताते हैं आपको, नॉलेज शब्द होता है, क्या होता है, नॉलेज। अब इसी को व्याकरण के अभाव में कोई क्या पढ़ते, कनाऊ लद के, क्या पढ़ा दोस्तों, कनाऊ लद के। जब वो कनाऊ लद के पढ़ेंगे तो आसपास जो भी लोग बैठे होंगे वो क्या करेंगे, उसका उपहास उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे। इसीलिए व्याकरण के माध्यम से हम भाषा के शुद्ध रूप का अध्ययन करते हैं, जैसे कि क्या होता है, जो एरर्स होती हैं, ग्रामेटिकल एरर, वो कम से कम हो जाए। इसका तात्पर्य है कि आपको दीर्घ लिखना है तो दीर्घ आपको शुद्ध तरीके से ही लिखना होगा, नहीं तो आप याद रखिएगा कि आपके नंबर कट जाएंगे। और हिंदी में समस्या यही है। अभी की कुछ समय जो 2020 मुख्य परीक्षा का पेपर हुआ था दोस्तों, उस पेपर के उपरांत जो मुख्य एमपीपीएससी या राज्य लोक सेवा आयोग में जो चीफ ऑब्जर्वर थी, उन्होंने ही हमें बताया था कि बच्चों की गलतियां क्या है हिंदी में वो लोग को बच्चों को दीर्घ लिखना नहीं आता। दीर्घ संधि को क्या लिखते हैं, दीर्घ संधि लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। जब आप ऐसे लिखते हैं तो आपको 3 नंबर नहीं मिलते। ऑब्जर्वर का दे थोड़ा वो हो गया तो आपको 0 नंबर दे देगा। क्यों, क्योंकि व्याकरण का पेपर है और इसे नाम लिखना नहीं आता है। तो ये चीजें आप गौर करेंगे तभी हम कहते हैं, आप लोग सोचते हैं कि हमने पेपर तो पूरा का पूरा किया, 200 नंबर का पेपर किया और हमें नंबर 100 मिल रहे हैं, 110 मिल रहे हैं। और हिंदी के साथ ये सबसे बड़ी समस्या है। ठीक, हिंदी वैज्ञानिक भाषा तो है लेकिन कठिनाइयां भी इसमें हैं। आधे आधे अक्षर जुड़ के भी पूरे बनाते हैं, जैसे कहते हैं बूंद बूंद करके घड़ा भरता है, वैसे हिंदी है। हिंदी बूंद बूंद करके उभरी है और हर चीज को अपने अंदर समाहित किए हुई। और जो अपने अंदर सब कुछ समाहित किए होता है उसमें थोड़ी सी क्लिष्टता तो बनती है, उसका हक है। तो यहाँ पर ये चीजें आप ध्यान रखेंगे कि शब्दों को सही लिखें, क्योंकि व्याकरण में बाकी पेपर्स में आप शब्दों का हेर फेर कर लेंगे, चल जाएगा, परंतु जब व्याकरण की बात आती है वहां पर ये चीजें नहीं चलती। जैसे इंग्लिश में इज कहाँ पर लगाना है, आर कहाँ पर लगाना है, वाज वर कहाँ लगाना है, ये आप ध्यान देते हैं। इसी प्रकार हिंदी में भी चीज को आपको ध्यान देना है, और इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप न्यूज़पेपर का रेगुलर अध्ययन करें और आंखें खोलकर करें। ठीक, व्हाट्सएप चैटिंग से दूर रहें हिंदी के उपलक्ष्य में, नहीं तो आपकी जो व्हाट्सएप चैटिंग है ना, जो व्हाट्सएप चैटिंग ही क्या कर देगी, हिंदी का बंटा धार कर देगी, है ना। तो आपको उसको खराब नहीं करना, अच्छे की ओर ही अग्रसर करना। ठीक, इसके बाद क्या लिखा है, प्रारंभिक व्याकरण। अब जब शब्द दिया है तो प्रारंभिक व्याकरण में आप क्या क्या अध्ययन करते हैं, तो आपको ये ध्यान देना पड़ेगा। जैसे आप लोग यदि आईसीएससी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या एनसीईआरटी के सीबीएसई बोर्ड के हैं या एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम है, तो दोस्तों आईसीएससी बोर्ड के विद्यार्थियों को व्याकरण, जो हिंदी व्याकरण है, बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है। यदि आप लोगों ने थोड़ा सा गहन अध्ययन किया होगा तो आपको पता चल जाएंगी चीजें। जब व्याकरण है तो आप यहाँ पर सामान्य व्याकरण में क्या पढ़ेंगे, संज्ञा क्या होती है, सर्वनाम क्या होते हैं, विशेषण क्या होते हैं, इन चीजों को आपको ध्यान करना है। क्योंकि किसी भी भाषा का अध्ययन जो होता है चालू होता है, सबसे पहला चालू होता है वर्णमाला से। क्या दोस्तों, अब आपने गौर किया होगा कि किसी भी भाषा का अध्ययन जब हम प्रारंभ करते हैं बचपन में तो हमें एक लिखने का तरीका सिखाया जाता है जिसे हम लिपि कहते हैं। तो आपने देखा होगा सबसे पहले क्या सिखाते हैं, ये देखिए आपको सिखाया जाता है सबसे पहले ए बी सी टी। आप हिंदी में आएंगे तो दिखाया जाता है, आपको सिखाया जाता है का कैसे लिखते हैं बेटा, का कैसे लिखते हैं, का कैसे लिखते हैं, आ कैसे लिखते हैं, और ये ऐसे बाकी चीजें कैसे लिखी जाती। तो ये काम हमेशा हमारी माता जी करती हैं घर में, ये ABCD लिखाना, क ख ग घ बनाना, ये सब करती हैं। जब व्याकरण की बात आती है तो व्याकरण में हिंदी की शुरुआत ही सर्वप्रथम कहाँ से होती है, किसी भी भाषा की शुरुआत होती है के अक्षरों से, वर्णों से, जिसे इंग्लिश में आप अल्फाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, अल्फाबेट से होती है कि लिखते कैसे। ठीक, तो सबसे पहले हिंदी की क्लास का अध्ययन ही प्रारंभ किया जाता है इसे क ख ग अ इससे लिखने से होता है। तो जब तक आप ख बनाना भी सही नहीं जानते, क्योंकि अधिकांशतः बच्चों की समस्या क्या होती है, वो ये बनाते हैं खा। ठीक है, अब सामने वाले क्या पढ़ेगा इसे,
हाँ, हम तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें आंखों में दिखाई देता है। हाँ, आपके आंखों में दिखाई देता है या नहीं दिखाई देता, ये आपकी समस्या है। हमें दिखाई देता था, हम पढ़ेंगे रव। क्या पढ़ेंगे? रव पढ़ेंगे। तो अब देखिए, हो गया ना बंटाढार पूरा का पूरा गलत। हम लिखना चाहते थे ख, लिख गया रव। ठीक, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना, इसलिए हमें ये सीखना पड़ता है क ख ग किस प्रकार से लिखे जाते हैं और किस प्रकार से नहीं लिखे जाते। इसके साथ इनका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत जरूरी होता है। इंग्लिश में जो मीडियम होते हैं बहुत अपने आप को तुर्रम का समझते हैं कि जो भी प्रोनाउंसिएशन होता है इंग्लिश में ही होता है, हिंदी में कच्छो नहीं होता। तो कच्छो का शब्द ही गायब कर दीजिए। क्यों? देखिए कैसे। क्लास को हिंदी में क्या कहते हैं? यहां पर यदि आपने प्रोनाउंसिएशन गलत किया तो मान लीजिए हो गया अर्थ का ना। क्यों? क्लास को हिंदी में आप ऐसे लिखते हैं, लिख तो लिया आपने, ठीक है, लेकिन आपने इसका उच्चारण ऐसे कर दिया, हो गया ना अर्थ का अनर्थ। कक्षा पढ़ना था, आपने कक्षा पढ़ दिया। अब कक्षा क्या हो गया? पहलवानी करने वाला ना हो गया। ठीक, जबकि हम बात किसके कर रहे हैं? बात कर रहे हैं क्लास की, जहाँ नंबर ऑफ स्टूडेंट एक स्थान पर बैठ के अध्ययन कर रहे हैं। तो हिंदी में भी इन चीजों पर बहुत गौर करनी, क्योंकि एक बात है, हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि जो एक अच्छा वक्ता होता है ना, तो वो पहले एक अच्छा श्रोता होता है। ठीक, तो इसका तात्पर्य यहाँ भी आप समझिए, यदि आप एक अच्छे श्रोता हैं, मतलब गुड लिसनर हैं, तो आप एक अच्छे लेखक भी हो। कि आप जब सही लिखेंगे तो क्या करेंगे? सही लिखेंगे भी, और सही लिखेंगे, सही सुनेंगे तो सही उच्चारण भी करेंगे। तब ये बात सत्य हो जाएगी कि हिंदी सम्मान की भाषा, नहीं तो उपहास की भाषा में भी देर नहीं होगी। ठीक है, जब ये पढ़ लेंगे तो इससे रिलेटेड आपके आ जाते हैं, संधि का टॉपिक आ जाता है। ठीक, अब जैसे इसमें प्रारंभिक व्याकरण लिखा है तो ये हो गया। इसके बाद आपको पढ़ना रहेगा शब्द रचना। शब्द कितने प्रकार के होते, जैसे आप लोगों ने सुना होगा, कुछ गांव में कह देते हैं लोटा, लुटिया, गड़ई। कुछ लोग स्टैंडर्ड में शब्दों का प्रयोग करते हैं। कुछ लोग जैसे चिमटा कहते हैं, कुछ लोग गाड़ी कहते हैं, कुछ लोग मोटर कहते हैं। ये शब्द किस प्रकार के? कुछ देश के भी होंगे, कुछ विदेश के भी होंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति के अनुरूप ही हिंदी भी वैसी रही है। जैसे भारतीय संस्कृति थी दोस्तों, उसने क्या किया? सभी को अपने अंदर समाहित कर लिया, जो भी कमियां थी उसको सुधार करते हुए पुनः हर बार उठ खड़ी हुई। उसी प्रकार से हिंदी हिंदी 9वीं शताब्दी से निकली तो जरूर थी, ठीक है, लेकिन इसके साथ देखिए इस पर विदेशियों का कितना प्रभाव पड़ा। क्योंकि आप मध्यकाल में जाएंगे, मुगल काल में जाएंगे तो फारसी भाषा का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ चुका था। उसके पहले अरबी भाषा का भी प्रभाव पड़ा था। फिर जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजी का भी प्रभाव पड़ा, पुर्तगालीज आए, पुर्तगीज का प्रभाव पड़ा, फ्रांसीसी आए तो फ्रेंच भाषा का भी प्रभाव पड़ा। लेकिन इन सबको हिंदी ने अपने अंदर समाहित कर लिया। मतलब हिंदी एक कुंड की तरह, जहां चारों तरह दिशाओं का जल आएगा और समाहित हो जाएगा, और फिर क्या होगा? एक अच्छे सोर्स के रूप में वो क्या होगा? उद्गमित होगा, निकलेगा। वैसे ही हिंदी में हुआ। विभिन्न प्रकार की भाषा बोलियां आई और इसमें समाहित हो गई। तो उसी का अध्ययन भी इसी में हम करेंगे कि शब्द क्या होते हैं, शब्द कितने प्रकार के होते हैं, शब्द रचना क्या है। जब हम शब्द पढ़ लेंगे दोस्तों, शब्दों का निर्माण पढ़ लेंगे, तो उसके बाद हम आगे थोड़ा सा स्टेप बढ़ाते हैं, वाक्य। क्या बढ़ाते हैं? वाक्य। और याद रखिएगा, वाक्यों में वर्तमान में प्रश्न वाक्य शुद्धिकरण के भी आते हैं। जैसे मान लीजिए एक सिंपल सा हम आपको बताते हैं, कृष्ण भगवान के बहुत सारे नाम है ना, इसके लिए हमने एक वाक्य बोला, श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। क्या बोला हमने? श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। तो क्या यह वाक्य शुद्ध हुआ? थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो आप पाएंगे नहीं नहीं, कहीं ना कहीं तो गलतियां हैं इसमें। क्योंकि कभी भी बहुवचन का बहुवचन तो नहीं बनाया जाता ना, ये तो इंग्लिश में होता है। इंग्लिश में भी आप देख लीजिए, किसी के बहुवचन बनाने में एक बार एस लगा दिया तो क्या उसका बहुवचन बनाने के लिए एक एस और जोड़ देंगे? नहीं जोड़ेंगे। ऐसे ही हिंदी में होता है, एक का बहुवचन क्या है? अनेक। तो अनेक का बहुवचन कैसे अनेक हो सकता है? नहीं हो सकता ना। तो यहाँ पर भी शुद्धिकरण हो गया। जब वाक्य शुद्धिकरण की बात आती दोस्तों तो वहां पर
संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, कारक, इन सभी का विस्तृत और अच्छे से अध्ययन होना आवश्यक। इनकी अच्छे से जानकारी, जैसे आप लोग इंग्लिश में होते हैं ना कि सेंटेंस एरर आप फाइंड करते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, पंक्चुएशन, इन सब चीजों को लेके, वैसे हिंदी में भी एरर्स फाउंड क्या करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए, प्राप्त करने के लिए, ढूंढने के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, हर एक बात पता होना चाहिए कि संज्ञा के संबंध में गलतियां कहाँ होती हैं, सर्वनाम में कहाँ होती हैं, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, क्रिया, ऐसी गलतियां कहाँ होती है। इसे में जब थोड़ा सा पढ़ेंगे तो हम लोग एक काल पढ़ते हैं, टेंस। तो इंग्लिश में भी आप लोग टेंस पढ़ते हैं कि टेंस क्या होता है। अब देखिए टेंस इंग्लिश में आप HRM के तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन हिंदी का जो टेंस है, काल है, वो बहुत ही अच्छा है, रोचक भी है, और हमें बहुत सारी चीजें सिखाता है कि हम बातों को बोलें तो कैसे बोलें। मान लीजिए कोई भूतकाल की बात है ना, तो हमने कहा कि राजू घर गया, राजू घर गया, और एक बोलते हैं राजू घर गया था, ठीक, और हमने बोला राजू घर जाएगा। इन तीनों वाक्यों में अंतर का अध्ययन करेंगे हम, किसमें, वाक्य, जब हम काल का पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें होती है। भूतकाल में बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। भूतकाल में एक तो आप कोई बात बोल सकते हैं इसमें आपको समय का कोई औचित्य ही नहीं है कि समय कब है, अभी घटना घटी है या कुछ समय पूर्व घटी है, इसका भी अनुमान आप नहीं लगा पाते, ठीक है। पर या फिर ऐसा रहता है कि कोई घटना भूतकाल में अभी जस्ट घटी हुई, ये भी हो सकता है। या तीसरी क्या हो सकती है, कोई घटना कुछ समय पहले घटी थी और वो एक निर्धारित तिथि को घटी थी, इसका भी अध्ययन कैसे होता है। इन तीनों में वाक्य किस प्रकार से बोलेंगे, इसका अध्ययन हम काल के अंतर्गत करेंगे। इसके बाद एक आता है वाच्य, इसे आप लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं वॉइस। अब चूंकि इंग्लिश में पढ़ने का हम थोड़ा एक्साइटेड होते हैं कि वॉइस आर टू टाइप्स, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस, परंतु ऐसा नहीं है। जब हिंदी में वॉइस का अध्ययन करते हैं, वाच्य का, तो हिंदी अपने साथ क्या लेकर चलती, एक भाव लेकर चलती। कर्मवाच्य और कर्तृवाच्य तो होते हैं, लेकिन इसके साथ ही साथ एक भाववाच्य भी आ जाता है। क्योंकि हिंदी बोलते हैं, आप गांव में जाइए, अपने गृह जिले में जाइए, गृह निवास में जाइए, पड़ोसियों से चर्चा करिए, तो आप वहां मैकाले नहीं बनेंगे। मैकाले बनेंगे तो गांव वाले आपसे दूर जाएंगे, परिवार वाले, आसपास के मोहल्ले वाले जो आपके पड़ोसी आपसे दूर हो जाए। लेकिन जैसे आप हिंदी में या स्थानीय भाषा में बोलचाल करेंगे, बोलियों में, तो अपनत्व का भाव होगा और आपके पास लोग बैठेंगे, आपसे बातचीत, है ना। तो ये चीजें आपको कहाँ पर आई, भाव उत्पन्न करने से। तो इसलिए हिंदी में एक तीसरा वाच्य होता है, तीसरी वॉइस होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, भाववाच्य कहते हैं। इसका अध्ययन करेंगे। इन सब का अध्ययन हो जाएगा तो हमें क्या पढ़ना पड़ेगा, पाराशासनिक, प्रशासनिक, पारिभाषिक शब्दावलियां। ये क्या होती हैं, ये वे शब्दावलियां होती हैं दोस्तों जिनके बारे में हम लोग क्या करते हैं, वे शब्दावलियां जो फिक्स होती हैं और जिनका अध्ययन हम हमेशा करते रहते हैं, प्रशासन में उपयोग करते हैं, जिससे क्या क्या आ सके, यूनिफॉर्मिटी आ सके, सभी लोग उसका एक जैसा अर्थ समझे। और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि हम हिंदी शब्दों का ही प्रयोग करें, कुछ स्थानों पर अंग्रेजी शब्दों का भी, जैसे कलेक्टर, कलेक्टर शब्द का यदि आप हिंदी रूपांतरण देखेंगे तो क्या बनेगा, संग्राहक, क्या बनेगा, संग्राहक, परंतु हम कलेक्टर ही कह देते हैं। एसडीएम, एसडीएम का मतलब हमें पता है कि इसका तात्पर्य है अनुविभागीय दंडाधिकारी, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, है ना। तो इसमें सीधे लिखा है अनुविभागीय दंडाधिकारी, हमने एसडीएम लिख दिया तो उसका मतलब भी क्या निकला, उसका मतलब वही निकलता है। ये कहलाते हैं प्रशासनिक पारिभाषिक शब्दावलियां। इसके उपरांत मुहावरे और कहावतें, क्योंकि देखिए जो हमारा देश है वो गांवों का देश, यहाँ बड़ी ही शालीनता है, मिठास है, रोचकता है। और ये रोचकता कहाँ से आती है, ये रोचकता आती है मुहावरों से। कहाँ से आती है, कहावतों से। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण लीजिए, आपको घर में कुछ खाने को बनाने को बोल दिया जाए, है ना, पूरी सामग्री रखी है, अब आपको नहीं आता तो आप कुछ बोलो कि ये नहीं है, वो नहीं है, तो घर वाले गुस्से में क्या बोलेंगे, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, क्या बोल दिया, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये क्या हो गई, ये हो गई कहावतें। ये जो मुहावरे और कहावतें होती हैं दोस्तों, ये जीवन का सार होती है, जीवन का अनुभव होती हैं, तो बहुत बड़ी सी बड़ी बातों को
छोटी बातों में कहने का साहस प्रदान करती हैं, एक आधार प्रदान करती हैं। ठीक है, तो इससे प्रश्न सिंपल से पूछे जाएंगे। इसके बाद विलोम शब्द, विलोम शब्द के बारे में आप सब जानते हैं, जिसे कहते हैं अपोजिट वर्ड। क्या और कठिन शब्द इसके लिए प्रयोग कर दे, कभी लिखा आ जाता है विपरीतार्थी, मतलब जो एक शब्द एक दूसरे के विलोम का अर्थ बोध करा या उल्टे का बोध करा। जैसे माता, माता का विपरीत क्या होगा? पिता। दिन का क्या हो गया? रात। प्राचीन का क्या हो गया? नूतन। तो इस प्रकार के शब्द इसमें सीधे आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इससे भी आप लोग बहुत अच्छे से परिचित। मान लीजिए आप घर में बहुत बोलते हैं, बहुत ज्यादा चटर चटर करते रहते, तो क्या बोला जाता है? वाचाल। क्या बोल दिया जाता है? वाचाल। अच्छे शब्दों में, साधारण शब्दों में क्या बोल देते हैं लड़कियों के? ज्यादा बोलते तो क्या कहते हैं? बातूनी है, मतलब बहुत सारी बातें करती। तो ये सब क्या कहलाता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे हम हमेशा सुनते होंगे आप कि ईश्वर पर आस्था रखने वाला क्या कहलाता है? आस्तिक। जो ईश्वर पर आस्था नहीं रखता उसे क्या कहते हैं? नास्तिक। तो इन शब्दों का अध्ययन हम इसमें करते हैं, इससे एक प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाता है तत्सम और तद्भव, और ये बड़ा ही अच्छा और रोचक प्रसंग है तत्सम तद्भव का। जो तत्सम होता है हमारे पुराने संस्कारों को व्यक्त करता है, और जो तद्भव होता है पाश्चात्य संस्कृति को व्यक्त करता है। अब थोड़ा सा असमंजस होगा कि कैसे संस्कार को और पुरानी संस्कृति को व्यक्त कर रहा है और ये कैसे पाश्चात्य। क्योंकि आप यहाँ गौर करेंगे, जो हमारे प्राचीन भारतीय लोग थे वो कैसे होते थे? परिश्रमी होते थे। तभी तो हमारे इतिहास में कहा गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करना तुम्हारा कर्तव्य, ना कि फल के चाह करना, इच्छा करना। परंतु वर्तमान में क्या चलता है? फल पहले मिल जाए, काम बाद में करें। और यही समस्या है कि हम लोग क्या है, अपनी स्टडी पर फोकस नहीं करते, रिजल्ट पर फोकस कर रहे होते। लेकिन जब हम स्टडी पर फोकस करेंगे तो रिजल्ट तो हमें अपने आप प्राप्त होगा। तो यहाँ पर यही चीज है, तत्सम मतलब जो संस्कृत है, संस्कृत भाषा के जो शब्द हैं जो वैदिक काल से चले आ रहे हैं वो कहलाते हैं आपके तत्सम। जैसे दुग्ध, अमावस्या, पूर्णिमा, दुर्लभ, इक्षु, ये सब क्या है? ये हैं आपके तत्सम शब्द। लेकिन अब चूंकि तत्सम जो होते हैं बोलने में कठिनाइयां आती हैं, तो इस कठिनाई से बचने के लिए हमने उसका अपभ्रंश बना दिया, विकृत रूप ला दिया। जैसे दुग्ध बोलने में कठिन हो रहा था तो हमने बोल दिया दूध। अमावस्या बोलने में बड़ा कठिन सा लग रहा था, हमने बोल दिया अमावस। पूर्णिमा, पूर्णिमा को हमने बना दिया पूनम। तो इन सभी चीजों का अध्ययन हमें तत्सम और तद्भव शब्दों में करना है। और इसके भी आपके शुरुआत के जो 3 नंबर के लघु उत्तरीय प्रश्न है उसमें या तो इनकी परिभाषाएं पूछ लिए जाएंगे या कोई 3 शब्द दे दिए जाएंगे, उनका बोल दिया जाएगा कि तद्भव क्या होता है। जैसे एक बार पूछा गया था दोस्तों 16 या 17 में, दुर्लभ, उष्ठ, इनका पूछा गया था, और एक हरिद्रिका, इन तीनों के तद्भव बताइए। तो दुर्लभ का क्या हो गया था? दूल्हा। उष्ठ का क्या हो गया था? ऊंट। और हरिद्रिका का क्या हो गया था? हल्दी। बस आपको इतना लिखना था और 3 नंबर आपके पक गए। इसके पश्चात क्या? पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्दों को जोड़ने के पीछे का कारण क्या है? क्यों अध्ययन कराया जाता है फालतू में इतनी सारी वोकैब? तो पर्यायवाची का कारण ये है दोस्तों कि जब आप अपनी बात को प्रस्तुत कर रहे हो तो शब्दों की पुनरावृत्ति से बचें। बार बार एक ही शब्द का प्रयोग करने से क्या पता चलता है? सामने वाला बोर हो जाएगा बात को सुन। तो इसलिए हम पर्यायवाची शब्द का प्रयोग करते हैं। और पर्यायवाची का मतलब होता है वे शब्द जो एक जैसे अर्थों का बोध कराते हैं। जैसे देखिए पानी और जल, ये इंटरव्यू में पूछा जा चुका है कि पानी और जल में क्या अंतर है। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? पानी और जल में क्या अंतर है? कुछ अंतर है? एक प्रकार से देखा जाए व्याकरणिक दृष्टि से यदि आप देखते हैं तो ये दोनों क्या है? पर्यायवाची शब्द। पानी, जल, नीर, वारी, अम्बु, ये सब क्या है? एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। परंतु जब देखिए शब्दों का चयन यहीं से समझ में आता है। जब आप पूजा के लिए पानी को ले जा रहे होते हैं तो ब्राह्मण देवता क्या कहते हैं? हमेशा ब्राह्मण देव हमेशा कहते हैं जल लाइए। वो कभी नहीं कहते कि पानी लेकर आइए, जलाभिषेक करना, कि पानी भी सेक करना है। हमेशा क्या कहते हैं? जलाभिषेक करना है, आप जल लेकर आइए। लेकिन जब हमें प्यास लगी होती है
तो हम ये नहीं कहते होटल में जाके या घर में कि 1 गिलास जल दीजिए, हम क्या बोलते हैं कि 1 गिलास पानी दीजिए। ठीक है, तो आपको ये बात दोनों ध्यान रखनी है कि पानी और जल में क्या अंतर है। इसके बाद आ गया ये मानक शब्दावलियां। क्या गया? मानक शब्दावली। अब ये थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, है कैसा? तो इसके लिए आप थोड़ा सा फिजिक्स में जाइए। फिजिक्स में आप लोग पढ़ते होंगे ना SI यूनिट्स, ये सब चीजों आप लोग अध्ययन करते हो। तो जब आप वहां पर अध्ययन करते हैं तो आप देखते हैं कि स्टैंडर्ड बना के रखा गया है, 1 kg इतना होगा, 2 kg इतना होगा, 1 लीटर ऐसा होगा। इसी प्रकार ये शब्दावलियां होती। मानक शब्दावलियां का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि क्षेत्रवाद का जो भाव है वो न रह जाए, और क्षेत्रवाद का भाव समाप्त करना है तो हमें इसका अध्ययन करना पड़ेगा। क्यों? मान लीजिए मालवा में किसी शब्द के लिए कुछ और प्रयोग किया जाता है, बघेलखंड चले गए तो आपके लिए वहां कोई और शब्द है उसी वस्तु के लिए, बुंदेलखंड चले गए तो उसी वस्तु के लिए कोई और है, गंगा पार चले गए तो कुछ और है। तो फिर यूनिफॉर्मिटी कैसी आएगी? कम्युनिकेशन बैरियर उत्पन्न हो जाए, और इस बैरियर को समाप्त करने के लिए हम किसका अध्ययन करते हैं? मानक शब्दावलियों का। जैसे एक सिंपल सा बताते हैं, मालवा में यदि आप हैं तो 94 को आप क्या बोलेंगे? 94। क्या बोलेंगे? 94। जब आप बाहर चले जाएंगे तो स्टैंडर्ड क्या बोला जाता है? 94। जब आप 94 बोलते हैं तो सभी समझ जाएंगे, जब 94 बोलते हैं तो हो सकता है बहुत सारे लोग ना समझे। इसी प्रकार 54, इंग्लिश में तो 54 सब जान गए, हिंदी में बोलेंगे तो 54 सब जान जाए, लेकिन आपने 54 बोल दिया तो कैसे लोग समझेंगे? तो ये जो कम्युनिकेशन बैरियर उत्पन्न हो सकती है, इस बैरियर को समाप्त करने के लिए हमें क्या पढ़ना है? मानक शब्दावलियां। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अपना टॉपिक लिखा है अपठित गद्यांश। इसके बारे में बताने की आवश्यकता आप में से किसी को नहीं है, क्योंकि आप सभी ने अभी अभी प्रीलिम्स का पेपर दिया है, उसमें अपठित गद्यांश का बहुत विस्तृत रूप से अध्ययन किया होगा। ठीक, क्योंकि पीएससी के पेपर में 6 प्रश्न किसके आते हैं? अपठित गद्यांश के आते हैं सीसेट में। ठीक है, तो अपठित का मतलब ही होता है, और हिंदी में एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब कभी भी छोटा अ जुड़ जाए, क्या जुड़ जाए? छोटा अ उपसर्ग के रूप में जुड़ जाए तो उसका मतलब होता है नहीं। क्या होता है? नहीं। अपठित, अधन पठित, मतलब जो पढ़ा नहीं गया वह क्या है? अपठित है। ठीक, तो ये सरल सा आता है, इसमें कोई ज्यादा अपने टेंशन है तनाव लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद आपका दिया गया है पल्लवन और एक संक्षेपण, इस पर भी थोड़ा सा आप चर्चा। इससे दोस्तों 3 नंबर के भी प्रश्न आते हैं पल्लवन और संक्षेपण से। पल्लवन क्या है, संक्षेपण क्या है? अच्छे पल्लवन के 2-3 गुण लिखिए, पल्लवन की विशेषताएं लिखिए, सेम संक्षेपण का होता है। अब दोनों में अंतर क्या? दोनों एक दूसरे के विलोम शब्द है। पल्लवन पा से होता है पल्लवन, अब पा से होता है क्या? फूलना। यदि आप थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, बस पल्लवित करना होता है क्या? मतलब बढ़ाना, बढ़ा चढ़ाकर। जैसे कहते हैं ना तिल का तार और राई का पहाड़ बनाने की बात होती है दोस्तों, पल्लवन। अब इसका अध्ययन क्यों किया जाता है? अब देखिए, आपके चर्चाएं हमेशा मीटिंग्स होंगी आपके उच्चाधिकारियों से, आपको आदेश प्राप्त होंगे उच्चाधिकारियों, शीर्षस्थ अधिकारियों से। तो वो क्या होते हैं? वो बहुत ही कंजूस होते हैं शब्दों के मुद्दे पर। क्या होते हैं? बहुत ही कंजूस होते हैं। वो कम से कम शब्दों का प्रयोग करके अपनी बात प्रस्तुत करने के चाह रखते हैं। तो उस बात को हमें आम लोगों तक पहुंचाना, हमें क्या करना चाहिए? उस बात को कोरिलेट करना आना चाहिए। इससे जोड़ें, कैसे जोड़ें? जिससे कि सामने वाला उस बात को उसी भाव में समझ सके। ये काम किया जाता है पल्लवन। मतलब एक प्रकार से निबंध लेखन की जो शैली है, कला है, वो है पल्लवन। के बाद है संक्षेपण। संक्षेपण आप प्रत्येक पहले पेपर से लेके आखिरी पेपर तक आप संक्षेपण का अध्ययन करते हैं, क्योंकि अब जैसे सिलेबस आ गया 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो आप पढ़ते तो बहुत सारा है, बहुत सारा पढ़ते हैं, लेकिन आपको उसको क्या करना है? ब्रीफ करना है, छोटा करना है, वो कहलाता है संक्षेपण। और संक्षेपण सदैव जो भी अपठित दिया होता है उसका 1/3 किया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से दोस्तों आपका ये सिलेबस क्या होता है? समाप्त होता है। अब हम लोग जब अगली क्लास करेंगे तो उसमें हम लोग स्टार्टिंग से अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार।